दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस 2024 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समय हम लोग घटनासार वार्षिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आज हम घटनासार वार्षिकी के एक नए टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर आए हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पढ़ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स का दायरा है वो बहुत ज्यादा है प्री परीक्षा के लिए, तो सभी करंट अफेयर्स को तैयार तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी तक का हम लोगों का एक्सपीरियंस है जहां जहां से प्रश्न आते हैं उस पॉइंट को देख लेते हैं। खासकर ऐसे प्रश्नों की पॉइंट बना लेते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को याद करना इतना आसान नहीं है। और प्री परीक्षा की सबसे खास बात यह है कि उसमें आंसर सामने दिए रहते हैं, आपको केवल छांटना होता है। तो जब आंसर सामने दिए हैं उन्हें छांटना है और इतनी चीजें पढ़नी है, तो उसमें क्या करना है कि कुछ महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं हर टॉपिक में, उस की पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। और उस की पॉइंट को याद रखेंगे और जब हमारा आंसर सामने आएगा तो उससे उस की से उस ताले को खोल लेंगे, मतलब उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए जो है ये सीरीज हमने चलाई है। और इसमें क्या है कि केवल हमने उन्हीं जैसे घटनासार ने तो वैसे भी छांट के दिया है, लेकिन हमें भी जो लगता है कि इसमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं उसमें भी एक दो चार जो भी टॉपिक होता है उसको कम कर देता हूँ, क्योंकि उसकी उपयोगिता नहीं दिखती जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उस आधार पर, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं और किसी भी टॉपिक को शॉर्ट में समझ लेते हैं और उसके बाद जो है उसके की पॉइंट्स को लेकर हम परीक्षा में जाएंगे, ठीक है ना। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। और हाँ, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे उपलब्ध है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप ले सकते हैं। यह परीक्षा समान रूप से जितना यह जो वीडियो है यह समान रूप से जितना पीसीएस के लिए उपयोगी है उतना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उपयोगी होगा, जो फरवरी में होने वाली है। और बिहार पीसीएस परीक्षा के लिए भी उतनी उपयोगी है, क्योंकि यह जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है यह किसी राज्य विशेष का नहीं है बल्कि पूरे देश की उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला पॉइंट है एशिया की सबसे बड़ी, यह याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का लद्दाख में उद्घाटन किया गया है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का लद्दाख में उद्घाटन किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, कौन सी दूरबीन है? इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन, और यह लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए इसकी खास बातें देख लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन है, ठीक है, तो पहला पॉइंट मिल गया आपको कि यह दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन है। अब सबसे ऊंची है तो कितनी ऊंचाई पे है? तो 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, आपको दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब लद्दाख में कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के हानले में स्थित है, यह भी पॉइंट आपको मिल गया। और इससे क्या होगा? तो उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना, इससे उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही चेरेनकोव दूरबीन जो है यह विकिरण को भी उत्सर्जित करने में सक्षम है। यह भी आप जानते हैं कि चेरेनकोव दूरबीन के द्वारा विकिरण को उत्सर्जित किया जा सकता है। और साथ ही इसके बारे में जान लेते हैं कि जो दूरबीन का व्यास है वो 21 मीटर है और इसकी ऊंचाई 43 मीटर है और इसका वजन कितना है? इसका वजन है 175 टन, ठीक है। तो दूरबीन का व्यास 21 मीटर, ऊंचाई 43 मीटर और वजन 175 टन है। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह दूरबीन 270 डिग्री तक घूमने में सक्षम है। अब देखिए कुल कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं और 360 डिग्री में यह जो है 270 डिग्री तक घूमने में सक्षम है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि यह दूरबीन 270 डिग्री तक घूमने में सक्षम है, ठीक है। अब देखिए आपने अभी तक जितना इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको आपने देख लिया। अब इसे दिमाग में बैठा लीजिए और देखिए ये लद्दाख के ऐसे एरिया में स्थित है जहां ठंड बहुत है और वहां पोल्यूशन जीरो है। तो रात में क्या करेगा, ये तारों को बहुत सफाई से देख सकता है, साफ सुथरा आसमान रहेगा, देख सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है, ठीक है। तो चेरेनकोव दूरबीन के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसकी बनावट क्या है, इसका क्या है, कोई नासा का एग्जाम नहीं है, किसी आईआईटी का कोई एग्जाम नहीं है, ये सामान्य जीएस का एग्जाम है, उतना ही आपको जानना चाहिए किसी के बारे में, ठीक है। तो उतना आपको हमने बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह दूसरा है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं। हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं। कब लॉन्च किए गए हैं? 26 सितंबर 2024 को। और ये स्थापित हुए हैं कहाँ? पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में। तो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुए 26 सितंबर 2024 को और ये पुणे, दिल्ली व कोलकाता में स्थापित हुए हैं। अब देखिए आजकल जो जीएस में करंट में जो प्रश्न पूछने का तरीका है लोक सेवा आयोग का, जो अच्छे प्रश्न होते हैं उसको कथन 1 और कथन 2 करके पूछ लेता है।
तो उससे संबंधित प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा कि अगर किसी प्रश्न का ज़्यादा पोस्टमार्टम करता है, ज़्यादा अंदर जाता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हमने बता दिया है कि कौन-कौन से प्रश्न में ऐसा पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये उसी तरह का एक प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं और यह 26 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ है और पूरे दिल्ली व कोलकाता में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है? अब देखिए, ये जो सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, ये किस मिशन के तहत बन रहे हैं? तो यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इन सुपर कंप्यूटरों का निर्माण किया गया है। ठीक है ना? अब जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, यह जो है देखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क यानी एनकेएन के साथ एक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के उद्देश्य से एवं देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए और देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई थी। अब देखिए, अगर इस प्रश्न के साथ पूछ ले कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका उत्तर आपको मिल गया, वर्ष 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई थी। और ये किसके साथ मिलकर की गई थी? तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क एनकेएन के साथ एक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के उद्देश्य से, साथ ही देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर परम रुद्र सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो 100% राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में जरूर पूछेगा, क्योंकि यह देश के लिए एक बड़ा मतलब वो बनाया गया है कि इसके तहत बड़ी योजना है कि जिसके तहत देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए इस मिशन में क्या क्या है। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में कुल 73 सुपर कंप्यूटरों का निर्माण किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, कितने सुपर कंप्यूटरों का? कुल 73 सुपर कंप्यूटरों का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन सबको क्या किया जाएगा? नॉलेज नेटवर्क के साथ जोड़ा, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा, जहां बड़े बड़े शोधकर्ता विज्ञानी रहेंगे, बड़े बड़े शिक्षाविद रहेंगे, जो इन कंप्यूटरों के माध्यम से शोध कार्य करेंगे, बड़े बड़े अनुसंधान कार्य करेंगे। ठीक है? तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क से इसे जोड़ा जाएगा। इसका कुल जो बजट है वो 4500 करोड़ रुपए है, यह भी ध्यान दीजिएगा। कुल बजट कितना है? 4500 करोड़ रुपए का सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया है। ठीक है ना? अब देखिए, जान लेते हैं कि भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वह कौन था? वह परम 8000 था। ठीक है ना? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था और जिसका निर्माण हुआ था वर्ष 1991 में। यह भी याद रखिएगा, पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत के वर्ष 1991 में हुआ था। और कंपनी कौन थी जिसने किया था इसका निर्माण? तो वह सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक ने किया था। ठीक है ना? तो सीडैक पुणे के द्वारा भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण परम 8000 का वर्ष 1991 में किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है? अब देखिए, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यूष और मिहिर। भारत का जो इस समय का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वह है प्रत्यूष और मिहिर। इनकी गति कितनी है? 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है? तो इनकी स्पीड मापने का एक वो होता है, मानक होता है पेटाफ्लॉप्स। तो गति इनकी, जो भारत के सुपर कंप्यूटरों की गति है वो 6.8 पेटाफ्लॉप्स है और भारत के जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं वह है प्रत्यूष और मिहिर। ठीक है ना? अब देखिए, जब इसकी सुपर कंप्यूटरों का अनावरण कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो उसी समय अर्का और अरुणिका 2 नामक एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी उद्घाटन इन्होंने किया था। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए अर्का और अरुणिका 2 क्या है या इसका संबंध किससे है, तो यह एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इसलिए यह और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए अब आप तैयार हो गए होंगे। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा और साथ ही 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों के बारे में भी आप पर्याप्त जान गए होंगे। ठीक है ना? तो चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत। देखिए, प्रदूषण फैलाने के लिए तो बहुत चीजें आती हैं, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम चीजें ही बन पाती हैं, इसीलिए वो चर्चा में रहती हैं क्योंकि वो अलग है। ठीक है? तो भारत का पहला जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है उसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक? और इसका जलावतरण किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है इसका जलावतरण? गोवा में किया गया है। सबसे खास बात है
इसकी जो सबसे खास बात है वो क्या है कि इसमें 60% से अधिक जो सामग्री है वो स्वदेशी लगी है। मतलब भारत के जो पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत है, समुद्र तट में जो सामग्री लगी है उसके निर्माण में वो 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसका जलावतरण किया गया है गोवा में। ठीक है ना। इसका कार्य क्या है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव, ये याद रखिएगा, ये की पॉइंट है, तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने, देखिए पता लगाएगी और उन्हें रोकने में सहायता करेगी। ठीक है ना। तो देखिए भारत का जो पहला समुद्र प्रदूषण नियंत्रण पोत है वो है समुद्र पटाप। यह 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है और गोवा में इसका जलावतरण किया गया है। अब इसका जो कार्य है यह देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं से का पता लगाएगा और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतने ही की पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय टाइफाइड वैक्सीन जाइबैक। देखिए क्या है, भारतीय टाइफाइड वैक्सीन है जाइबैक टीसीवी। इसको जो है WHO की मंजूरी मिल गई है। तो भारत की जो टाइफाइड वैक्सीन है उसे जाइबैक टीसीवी कहते हैं, उसको WHO की मंजूरी मिल गई है। देखिए इसके जो निर्माता है वो कौन है, वो है जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। टाइफाइड वैक्सीन जाइबैक के निर्माता कौन है, तो जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। ठीक है ना, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है ना। और 6 माह से लेकर 65 वर्ष तक के लोगों को साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से बचाव के लिए यह टीका दिया जा सकता है। तो देखिए भारत के जो टाइफाइड वैक्सीन है जाइबैक टीसीवी, यह WHO की लिस्ट में शामिल हो गई है और इसके निर्माता कौन है, जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। इसकी जो है गुजरात के अहमदाबाद में विकसित हुआ है, जो गुजरात के अहमदाबाद में इसकी जो शाखा है वहां विकसित हुआ है। और खास बात यह है कि यह जो वैक्सीन है यह 6 माह से लेकर 65 वर्ष तक के लोगों को, देखिए साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जिससे टाइफाइड का जो प्रमुख कारण है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, उससे बचाव के लिए यह टीका दिया जा सकता है। उम्र सीमा जरूर याद रखिएगा, 6 माह से 65 वर्ष। ठीक है। तो परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि यह वैक्सीन कितने वर्ष तक के लोगों के लिए मतलब लाभदायक है, तो यह 6 माह से लेकर 65 वर्ष तक के लोगों को लगाया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन। क्या है, सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, उसका नाम है हिलकोल। जो सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन है उसका नाम है हिलकोल। ठीक है ना। तो हिलकोल का नाम याद रखिएगा, यह क्या है, यह हैजा की वैक्सीन है। देखिए यहाँ सिंगल स्ट्रेन से आशय क्या है, एक ही स्ट्रेन पे यह काम करेगी। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन जो है उसका नाम क्या है, हिलकोल। अब देखिए जो हैजा का प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है, वह एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरा। क्या है, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। इसका निर्माता कौन है, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है और हिलमैन लेबोरेटरीज की लाइसेंस पे इसने यह तैयार किया है। तो इसमें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड तथा हिलमैन लेबोरेटरीज दोनों शामिल है। और देखिए इसका एक नाम है सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, OCV का BBV131 भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन का नाम क्या है, हिलकोल है और इसका निर्माता है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, हिलमैन लेबोरेटरीज। ठीक है। और सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन का जो एक नाम और है वह है BBV131 यानी 131। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह चीन के गांसू प्रांत में स्थापित किया गया है। अब दोहरे टावर से आशय यह है कि 200 मीटर ऊंचे 2 टावर बनाए गए हैं यहाँ पे और इसके चारों ओर जो है, चारों ओर क्या किया गया है, इसके चारों ओर दर्पण लगाए गए हैं। लगभग 30,000 दर्पण लगाए गए हैं और इस 30,000 दर्पणों पे जो सनलाइट पड़ती है उसको जो है केंद्रित किया गया है इन टावरों पे, जिससे टावरों में जो रखा पानी है वो गर्म हो जाता है और उससे भाप गर्म होके वो भाप के रूप में बदलता है और उस भाप से टरबाइन चलती है और बिजली उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार यह इसकी कार्यप्रणाली है। तो विश्व का जो दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र है यह चीन के गांसू प्रांत में है और यह एकदम अपनी तरह का एक नया अनुसंधान है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे इतना ही याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेंगियाल। डेंगियाल क्या है, यह स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। तो डेंगू वैक्सीन का नाम अगर आपसे कोई पूछे कि डेंगू वैक्सीन क्या है तो यह डेंगियाल है। जानते हैं आप कि जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक भारत में डेंगू की समस्या कितनी जबरदस्त रहती है और बहुत से लोगों को अभी भी इस समय भी डेंगू की समस्या चल रही है और बहुत से लोगों को इसके डेंगू के द्वारा अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है। और साथ ही बहुत से लोग इससे
आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कितना नुकसान पहुंचाता है यह शरीर को। तो डेंगू जो है, डेंगी आल वैक्सीन डेंगू के लिए बनाया गया है और यह एक टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। टेट्रावैलेंट से क्या आशा है, यह वैक्सीन डेंगू के 4 विभिन्न वायरस स्ट्रेनों से सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, तो टेट्रावैलेंट है, 4 डेंगू के 4 विभिन्न वायरस स्ट्रेनों से सुरक्षा देगी। यह 4 स्ट्रेन कौन है, DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। ये 4 डेंगू के जो स्ट्रेन है वो उनके नाम है और इन चारों से डेंगीयाल सुरक्षा प्रदान करेगी। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि स्वदेशी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, और टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है डेंगीयाल। ठीक है, डेंगीयाल डेंगू वैक्सीन है, इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, इसमें इस शब्द पे ध्यान रखिएगा, इमेजर है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है। देखिए, आईआईटी बॉम्बे व टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने संयुक्त रूप से इसका निर्माण करने का निर्णय लिया है। ठीक है ना। तो जो इस समय आप जानते हैं कि भारत में सेमिकॉन इंडिया जैसी योजनाएं चल रही हैं और भारत में चिप का निर्माण जो है बड़ी तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है, इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है जब भारत की चिप निर्माण की क्षमता बढ़ जाएगी। तो देखिए, इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य होगा सेमीकंडक्टर चिप्स की जांच करना है, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण करना है और सुरक्षा व ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। तो इसके लिए भारत का पहला डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने की जो योजना बनाई गई है वो आईआईटी बॉम्बे और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संयुक्त रूप से बनाई है। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। इसका बस इतना ही था कि थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए, क्योंकि सेमिकॉन इंडिया चल रहा है, सेमीकंडक्टर के लिए कितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है, तो उसीलिए हमने इस पॉइंट को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी क्या है, भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ हो गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। अब देखिए, CAR-T सेल थेरेपी क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है ये। ठीक है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। ठीक है ना। अब देखिए इसको जो है CAR-T सेल थेरेपी कहते हैं, मतलब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं, इस शब्द पे बड़ा भार है, ये टी सेल क्या होता है। देखिए, टी सेल क्या होता है, टी सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, यह श्वेत रक्त कोशिका होती है टी सेल। ठीक है ना, श्वेत रक्त कोशिका होती है और इसे लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, टी सेल्स जो होती हैं ये श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं और इसे लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है कि जो लिम्फोसाइट्स होता है वो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। यह जानते हैं, आपके शरीर में जो संक्रमण पैदा होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वायरस का हो, चाहे कवक का हो, और यहाँ तक कि कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में भी यही लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। तो यह जो हमारे शरीर में शरीर को रोगों से बचाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, एक टी सेल होती है और एक बी सेल होती है। यह दोनों हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणालियां हैं और यह हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। तो ये जो मतलब CAR-T सेल थेरेपी है, यह टी सेल की वजह के साथ काम करती है और टी सेल श्वेत रक्त कोशिका जो लिम्फोसाइट होती है, इसी को वह प्रेरित करती है कि यह अपने अंदर ऐसे गुणों को विकसित करे कि यह कैंसर की कोशिकाओं से लड़ पाए। ठीक है, तो इसे मजबूत किया जाता है कैंसर की कोशिकाओं के प्रति। तो यह है टी सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका या इसे टी लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, टी सेल का यहाँ मतलब यही है। ठीक है, तो देखिए यह क्या है, CAR-T सेल थेरेपी। तो यह एक प्रकार का कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी की स्वयं की टी कोशिकाओं का उपयोग करती है। अब देखिए ना, वही हमने बताया कि टी सेल्स क्या है, वह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, टी लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। यह एक श्वेत रक्त कोशिका होती है। ठीक है ना, और इसी को मजबूत करके ये जो CAR-T सेल थेरेपी है, इसी को मजबूत करके इसी के द्वारा कैंसर कोशिकाओं से हमारी रक्षा करने के लिए यह इसका CAR-T सेल थेरेपी का विकास किया गया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए, यह थेरेपी का विकास
किसने किया है? तो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा विकसित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया की सबसे सस्ती सीआरटी सेल थेरेपी है, ठीक है ना। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है कि दुनिया की सबसे सस्ती सीआरटी सेल थेरेपी है ये, ठीक है ना। आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा इसे विकसित किया गया है। और सबसे और खास बात यह है कि यह स्वदेशी रूप से विकसित है, ठीक है। तो स्वदेशी रूप से विकसित है सीआरटी सेल थेरेपी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है। किसने किया है? टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? तो यह अटाकामा वेधशाला के नाम से है, तो चिली में किया है, ठीक है ना। अब देखिए, इस वेधशाला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि यह दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला है और यह समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो चिली के रेगिस्तान में अटाकामा मरुस्थल में स्थापित किया गया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने स्थापित किया है और समुद्र तल से यह 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, यह भी एक मजेदार बात है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, देखिए गैर विषाक्त स्याही है, इसमें रीयूजेबल पेपर से यह बनी रिफिल है, मतलब इसकी जो रिफिल है उसे रीयूज किया, मतलब रीयूजेबल पेपर है उसे रिसाइकिल किया जा सकता है। साथ ही इसके निर्माता है सौरभ एच मेहता, नई दिल्ली के। तो ठीक है, आप इसकी जानकारी के लिए इसे जान सकते हैं कि चूंकि बायोडिग्रेडेबल है और पेन तो हम लोग लगातार यूज ही कर रहे हैं, तो दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, गैर विषाक्त स्याही का उपयोग किया गया है, रीयूजेबल पेपर से इसकी रिफिल का निर्माण किया गया है और इसके निर्माता हैं सौरभ एच मेहता, नई दिल्ली के, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर आईआईटी पटना को पेटेंट मिल गया है। कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का आईआईटी पटना को पेटेंट मिल गया है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है, चाहे वो बिहार पीसीएस हो चाहे वह यूपी पीसीएस हो। देखिए, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर, पटना के आईआईटी ने, वहां के छात्रों ने एक इन्वर्टर ऐसा बनाया है जिससे इन्वर्टर का जो पूरा वजन है वो 80% कम हो गया है, ठीक है ना। तो एक कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का निर्माण किया है और यह इन्वर्टर किसने बनाया है? तो ए ठाकुर के निर्देशन में 5 युवा वैज्ञानिकों द्वारा, जो आईआईटी पटना के स्टूडेंट है, उनके द्वारा यह बनाया गया है, ठीक है ना। तो कॉम्पैक्ट इन्वर्टर, इसका सबसे खासियत इसकी यही है कि जो अभी तक इन्वर्टर आपने देखा है उसके 80% के वजन को कम कर दिया है। जैसे 20 किलो का जो इन्वर्टर था, मान लीजिए 20 केजी का कोई इन्वर्टर है तो वह हम केवल 4 केजी में कन्वर्ट हो गया है। तो यह कमाल किया है आईआईटी पटना के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का पेटेंट किसे मिला है? तो आईआईटी पटना को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किया है। तो देखिए, आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किया, ठीक है। अब इसका लाभ क्या है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाएगा। ये क्या करेगा? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाएगा। इसकी लंबाई है 24 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 24 मीटर है। और इसका जो नाम रखा गया है वो बहुत अच्छा है, जिगर ठंडा। कानपुरिया लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया है जिगर ठंडा, ठीक है ना। तो जिगर ठंडा क्या है? यह आईआईटी कानपुर द्वारा निर्मित देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है और इसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में लगाकर इसे सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाया जा सकता है। इसकी लंबाई है 24 मीटर, ठीक है। इसका निर्माण किसके निर्देशन में हुआ है? तो प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम सुगर्नो व उनकी टीम द्वारा यह तैयार किया गया है। तो कौन से प्रोफेसर है? मोहम्मद इब्राहिम सुगर्नो, इनके निर्देशन में यह तैयार किया गया है, ठीक है। तो अगर जिगर ठंडा के बारे में पूछे तो आप तुरंत जान जाइएगा ये किसी हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल की बात हो रही है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो घटना सार में दिए गए हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण बिंदु, उनको हमने कलेक्ट किया और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने निकाल भी दिया है और कोशिश किया है कि कम से कम शॉर्ट फॉर्म में आपको यह समझा दूं ताकि वो की पॉइंट आपके पास आ जाए जो प्री परीक्षा में आपको उत्तर खोजने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो उसी की पॉइंट के लिए हमने अलग अलग हिस्सों में इसे तोड़ दिया है और उन बिंदुओं को शामिल किया गया है कि अगर उसमें से कोई एक भी चीज आपको मिल जाएगी तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों अभी के लिए अपने इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप अपना अनुभव हमें जरूर शेयर करिएगा। क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या बेहतर है, यह हमें बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब मारिए, और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं इन तथ्यों की पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।